आज भारतीय लोकतंत्र के लिए जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसका अंतिम चरण, जिसको 7वां चरण बोला गया है, वह संपन्न हो गया। 57 सीटों पर कुल 39% वोट पड़ा है। वोटिंग काफ़ी कम हुई है पहले के मुकाबले। इसमें कई कारण हैं। एक कारण यह है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है। जहाँ जहाँ चुनाव थे उसमें ख़ासतौर पर 13 सीटें यूपी की थी, तो इस समय गर्मी का माहौल है। बिहार में भी गर्मी है बहुत ज़्यादा, बंगाल में भी और पंजाब में भी तापमान काफ़ी ऊंचाई पर था। तो कुल मिलाकर के जब मतदान संपन्न हो गया तो जो गोदी मीडिया है वो जीभ लपलपाए बैठा हुआ था, और 4 बजे के बाद से उसने जो कहानियाँ गढ़ी हैं, झूठी सच्ची जो कुछ भी वो कह सकता है माहौल बनाने के लिए, एक उसको लाइन मिली है कि बीजेपी को किसी भी पोल के जरिए हराना नहीं है। और गोदी मीडिया और जो पोल क्रिएटर हैं वो सब वही कह रहे हैं जो ऊपर से संदेश आया है। सरकार बीजेपी की बन रही है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि तमाम जो पत्रकार हैं जो सीधे ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं, इनमें कई एक लोग हैं। मैं कई लोगों का नाम ले सकता हूं। रवीश कुमार हैं, अभिसार शर्मा हैं, दीपक शर्मा हैं और अजीत अंजुम हैं, नीलू व्यास हैं। एक नहीं है, दर्जनों लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह है। सबके आंकड़े 4PM के संपादक हैं संजय शर्मा, उनकी टीम है अजय श्रीवास्तव हैं शायद भोपाल से, गुजरात से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनके जो एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनका सबका कहना है कि वो अपनी बात नहीं बता रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उनका तो सिर्फ मकसद एक ही है कि अब चुनाव संपन्न हो गए और हमें 4 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अपनी अपनी TRP बढ़ाने के लिए जो गोदी चैनल हैं, उनके करीब 20 पत्रकार हैं जिनका नाम लेना भी अपनी जवानगंदी करना है। उनके बारे में हम यहाँ बस यही कहना चाहेंगे कि वो उन्हें एक खिलौना मिल गया है प्री पोल का, और उसके ज़रिए वो तमाम दुनिया की कहानियाँ गढ़ते चले आ रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है, चूँकि वो AC में बैठ करके नोएडा में पत्रकारिता कर रहे हैं। कई लोग जिनमें मैं आपको क्या बताऊं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उनमें से अधिकांश उनकी बस एक ही कहानी है कि वो आएगा तो मोदी ही। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन की बढ़त भी हो रही है। ये एक बड़ा दोहरा चरित्र है मीडिया का। खैर, हम उनको दोष भी नहीं देना चाहते। कल को सरकार बदली तो उनके जो आका हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनको शायद चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए। तब ये एंकरनियाँ क्या करेंगे। कई लोग इनमें से ऐसे भी हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा 80 की 80 सीटें जितवा रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि होना क्या है।
तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पिछला जो दौर था उसमें 10 सीटें तो अकेले बसपा के पास थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 1 सीट रायबरेली की कांग्रेस के पास थी। तो इस तरह से 16 सीटें तो ये उनकी अपनी उस दौर में थी जब राष्ट्रवाद पर चुनाव हो रहा था, और उस राष्ट्रवाद का आज तक कोई पता नहीं है कि हुआ क्या था, किसने कराया था। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए कहानी कहाँ से शुरू हुई और ब्लास्ट के लिए जो सामान जुटाया गया था वो कहाँ से आया था। तो कुल मिलाकर के आज तो हालात दूसरे टाइप के हैं। आज तो मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। मुद्दे पर मोदी ने भले ही चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और दूसरे छोटे मोटे दल हैं, सब ने मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी संपन्न हो गई। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, और उसमें ये कहा गया है अपने सभी जितने भी पार्टियों की वर्कर हैं, एजेंट हैं, उनको संदेश दिया गया है कि वो अपना काउंटर तब तक ना छोड़ें जब तक रिजल्ट हासिल ना हो जाए। दस्तखत तब करें किसी भी चीज़ पर जब उनको कन्फर्मेशन हो जाए कि उनके पास वोटिंग का जो आंकड़ा था वो आपके मशीन के अंदर आंकड़ा है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी मोटी बातें नहीं हैं। मैदान छोड़कर नहीं भागना है। और मैं समझता हूँ आज कांग्रेस ने जो फैसला किया कि वो टीआरपी बटोरवाने के लिए किसी भी चैनल के दफ्तर में नहीं जाएगा, इसी तरह से और दूसरे भी दल हैं जिनके लोग आज मीडिया के पास नहीं गए। वो अपने अलग अलग आंकड़े देख करके पब्लिक को सुना रहे हैं कि इतनी आ गई, इतनी आ गई, उतनी आ गई, उतनी आ गई। इंडिया गठबंधन का तो कहीं कोई नाम ही दिखाई नहीं दे रहा। तो कांग्रेस ने अपना एक एग्जिट पोल खुद का है, उनकी पार्टी का, उसको संभावित तरीके से जो एक आमतौर पर सरकार में हो पार्टी या नहीं भी हो, वो अपना एक एग्जिट पोल खुद का बनवाती है, फीडबैक लेती है कार्यकर्ताओं से। उसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि 290, 95 और 300 भी सीट हम पा सकते हैं। तो ये उन्होंने एक अनुमान के तौर पर पेश किया है। मैं अब आपको कुछ कहानियाँ बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ आंकड़े आए हैं मेरे पास सी वोटर के, और मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। सी वोटर ने इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें दिखाई हैं, एनडीए को 353, 383 और बीजेपी को 9 से 12 और कांग्रेस को 10 से 18, अदर्स को 4 से 12। ये एक आंकड़ा उन्होंने दिया है। इंडिया टीवी कह रहा है 109 से 139 सीटें कांग्रेस को, सॉरी इंडिया गठबंधन को, और एनडीए को 371, 401 तक दिखा रहा है। ये 4 तारीख को मैं इस स्क्रिप्ट को रखूँगा अपने पास, फिर आपको सुनाऊँगा, और आप इस वीडियो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में भी आप कह सकते हैं। अब इसमें बीजेपी को 15 से 18 और नेशनल कांग्रेस को 18 से 20, अदर्स को 28-38। ये एक राउंड अप है। एक्सिस माई इंडिया गठबंधन को 122, 156 और एनडीए को 280 से 315। इस तरह से ये पोल दिखाए जा रहे हैं। एक चाणक्य टुडे भी है, वो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को 103 और एनडीए को 376 सीटें आएंगी। तो ये
4 पोल मैंने आपको दिखाए हैं। इन पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सभी प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटर्स दूसरा चरण रखता है। तो कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन कहीं भी फाइट में नहीं है और सीधे सीधे इंडिया एनडीए की सरकार बन रही है। और यहाँ तक है कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको भी इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाए तो फिर भी सीधे सीधे बीजेपी सरकार बना रही है। अब ये चर्चा सिर्फ हमने इसलिए आपसे की है कि 4 तारीख को क्या होगा, तब ये लोग कहाँ जाएंगे, चाणक्य, सी वोटर, फलाना ढिमका, जो कुछ भी ये अपने मन से नहीं ऊपर के आदेश के जरिए ये एक माहौल बना रहे हैं कि हमको पूरी 400 पार सीटें होनी हैं। और इसके लिए ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो मशीनीकरण है, जो अधिकारियों के जो प्रमाण पत्र देने के हौसले हैं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये ऊपर से गाइडलाइन होगी, ये सारी चीज़ें मान के चली जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आईएएस और आईपीएस लॉबी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि उसने संविधान की शपथ ली है जब अपनी जॉब शुरू की है। और मैं समझता हूँ कि 100 में से 25 आईएएस और 25 आईपीएस भी इस मुद्दे पर यदि सकारात्मक सोच रखते हैं तो फिर बात बिगड़ेगी। और बाकी यदि पूरे कुएं में भांग घुल गई है तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। हम तो सीधे सीधे शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा मसला अब 4 तारीख पर टिका है। हालांकि आज एक खबर मिली है कि राष्ट्रपति महोदया ने कैबिनेट है उसकी विदाई का इंतज़ाम भी कर दिया है। अब वो सकारात्मक वे में तो राष्ट्रपति विदाई तो करती हैं, लेकिन ये एक खबर निकल के आई है कि विदाई 5 तारीख को विदाई होगी और उसके बाद जो भी होगा अगला कार्यक्रम होगा। कौन आएगा गद्दी पर, कौन नहीं आएगा, ये अभी पता नहीं है। ये सारी चीज़ें मशीनों में बंद है और मशीनें क्या बोलती हैं ये किसी को पता नहीं है। हालांकि लड़ाई मशीनों के खिलाफ भी चल रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी चल रही है। मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो बहुत कुछ परतें खुलेंगी। बहुत से जो निजी वार्तालाप, निजी संकेत जिन के थ्रू गए वो सब लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि 25% आईएएस और आईपीएस अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनकी क्या कहानियां हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबकी जांच हो सकती है और परतें खुलेंगी फिर एक एक करके कि किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था। तो अभी हम ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जनता ने कहाँ पर किसको वोट दिया जनता के बारे में तो कोई कुछ नहीं जाना है। वोटर कहता कुछ है और करता कुछ है। हमसे ही नहीं, हमसे कोई पूछेगा हम भी नहीं बताएंगे कि हमने वोट कहाँ दिया, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है उसके ज़रिए सत्ता से उतारा जा सकता है और सत्ता तक पहुँचाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ किसी को ये सारी चीज़ें खुलासा भी नहीं करनी चाहिए कि हमने वोट कहाँ दिया है, क्योंकि उसका फिर महत्व घट जाता है और वो फिर एक तरफा चीज़ें हो जाती हैं। वो एक तरह से ये है कि वो पार्टीबंदी टाइप हो जाती है। हम लोग पत्रकार हैं, हमें इन सब चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया के करीब 50-40 पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी देख रहे हैं। उन्हें देश की जो बिगड़ती हालात है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात वही हो गई जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस और
उसके अन्य जो सोच समझ वाले लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। ये बिल्कुल तयशुदा है और प्रमाणित है सब चीज़ें, ये मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब उनको ये सारी चीज़ें नहीं झेली तो फिर गांधी की हत्या करवा दी गई। और आज गांधी को ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म नहीं बनती तो शायद गांधी को इस दुनिया में कोई नहीं जानता। अब बहुत सी बातें हैं कहने को तो, लेकिन क्या कहा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुजरात के एक पत्रकार ने बड़ी कलई खोलते हुए कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में कि एक अफसर थे जो रिटायर हो चुके हैं गुजरात प्रशासन से, उनका काम था नरेंद्र मोदी के भाषण लिखना, और वो लिखे हुए भाषण हमेशा पढ़ा करते थे। उन्होंने एक 4 PM के पत्रकार से जाने अनजाने में अपनी एक बात कह दी। आज ही की बात है, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, उसको भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि IAS का फ़ोन आया, रिटायर्ड IAS का। उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, आप चाहें तो अपने चैनल पे चला सकते हैं इस बात पर। तो उन्होंने उसी संदर्भ में बातचीत को आगे बढ़ाया और सुनाया और कहा कि जब मैं मोदी के लिए भाषण लिखता था तो एक दिन मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम उसमें, चूँकि भाषण कुछ इस टाइप का था तो उनका नाम जाना भाषण में जायज़ था। तभी जब उनके पास भाषण की प्रतिलिपि पहुंची तो उन्होंने साफ किया कि ये नाम क्यों लिखा आपने। तो उन्होंने उसका संदर्भ दिया कि भाई यहाँ इस नाम की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। ये मोदी के वचन थे जो IAS ने एक पत्रकार से बोले। तो फिर काफ़ी दिन हो गए भाषण लिखते रहे, उन्होंने कभी फिर महात्मा गांधी का नाम उनके भाषण में उद्धृत नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया था कि मेरे भाषण में महात्मा गांधी का नाम नहीं आना चाहिए। अब ये सारी बातें अंदरूनी बातें हैं, उसके बावजूद भी अब यहाँ जातिवाद फैलाने की बात कहें तो बनिया जो वैश्य कौम है वो इस तरह से मोदी को क्यों झेल रही है, मोदी को वोट क्यों दे रही है। क्योंकि महात्मा गांधी तो जाने माने वैश्य समुदाय के शीर्ष मौर थे, क्योंकि वो और एक व्यक्ति ऐसा है जो उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता था। मैं खुद उनको राष्ट्रपिता मानता हूँ। मेरी कौम बनिया नहीं है, मैं यादव हूँ, उसके बावजूद भी मेरे नस नस में उनका सिद्धांत भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए वो राष्ट्रपिता हैं। कौन नहीं कह सकता उनको राष्ट्रपिता। मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेटा व्यक्ति होगा वही इस बात को नहीं मानेगा। खैर, एक दिन की बात उन्होंने फिर उन पत्रकार से सीधे सीधे कही कि एक रूस जाने का प्रोग्राम बना नरेंद्र मोदी का, और रूस में उन्होंने भाषण लिख दिया। जब उन्होंने भाषण की प्रति को पढ़ा तो उन्होंने कहा इसमें महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं लिखा आपने। तब वो IAS जो उनके साथ रहते थे, भाषण वगैरह लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि आप ही ने तो मना किया था कि महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखना है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने भारत में जब कोई मैं भाषण देता हूँ तब मुझे महात्मा गांधी पसंद नहीं है, जब हम विदेश जाएंगे तो महात्मा गांधी के अलावा हमारे पास कहने को है ही क्या। तो यह सारी चीज़ें आज पोल खोल दी उन्होंने। जाने माने पत्रकार हैं वो, कई चैनलों में काम कर चुके हैं, लेकिन इस समय YouTube पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं खोल ही देता हूँ कि 4 PM के गुजरात के संपादक हैं वो जानी साहब, उन्होंने ये कहानियाँ सुनाई तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए मानसिक रूप से हमारे मोदी जी क्या है। आपको मेरा ये वीडियो जो मैं सुना रहा हूँ आपको लग रहा होगा गप्पाजी हो रही है, तो मैं बता दूं कि गप्पाजी कुछ नहीं है, सारा का सारा एकदम क्लियर कट है। और ये सारा क्लियर होगा 4 तारीख को। आप देखते रहिए मेरा ये YouTube चैनल RB सिंह यादव एडिटर, और इसको सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और जो मेरी वार्ता है उसे 4 तारीख को सुनें। आज नहीं सुनना चाहते तो 4 को सुने कि RB सिंह यादव ने क्या बोला था। थैंक यू वेरी मच।